अब तो उसमें दो चीजें और जुड़ गई हैं, जवान, किसान, पहलवान और संविधान। बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे और कितने पता नहीं वादे किए। अब वो फौज का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर की स्कीम चला दी। अब भी इन्होंने ये जो बात की है, इसमें जो जो प्रभावित लोग हैं कि जिनके यहाँ कम परसेंटेज पोलिंग दिखाई और बाद में बढ़ गई है, वो निश्चित तौर पे कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। तो आप नजर रखने वाले हैं पूरे प्रोसेस में, इलेक्शन के दौरान आपके लोग इसके लिए अलर्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल अलर्ट। पहले तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, पहला बार में फायदा लिया, दूसरी बार में उन्होंने पुलवामा की वजह से एक जो राष्ट्रवाद का नारा लगा उसका फायदा लिया। कहते हैं कि हम कहीं भी भेज दो, हम इस चैलेंज के साथ में इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे। 10 में से कितनी सीटें हरियाणा में आपके पास? 10 में से हमारी, देखिए मैं सच्चाई बात मैं तो कहूंगा कि 10। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार ये चर्चा हो रही है कि आखिरकार यहां पर विपक्ष किस तरह से बीजेपी को मात देने वाला है। ऐसे में बीजेपी ने जहां अपने वो चेहरे जो राज्यसभा में थे उन्हें जमीन पर उतारा, ये चेक करने के लिए क्या वाकई में जमीन पर उनमें कितना दम है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपनी जमीन के नेता को ही और ज्यादा मजबूती देते हुए उन्हें संसद के लिए रास्ता दिखाया है, और वो रास्ते पर कितना चल पाएंगे आइए बात करते हैं। 4 बार हरियाणा में महेंद्रगढ़ से विधायक रह चुके हैं और अब महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। राव दान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से अब आगे की स्थितियां और ये चुनौतियां उनके लिए कितनी वो खुद तैयार हैं और वो चुनौतियों का सामना करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नशा पर जुड़ने के लिए। पहली बात तो ये है कि आप गुड़गांव में रहते हैं और आप इस वक्त महेंद्रगढ़ भिवानी से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर गुड़गांव में अगर बात करें लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर राज बब्बर को उतार दिया है आपकी पार्टी ने। तो ये आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो एक बाहर की एंट्री है। आप खुद हरियाणा से हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, वो समझ में आता है, लेकिन उनकी बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। वो देखिए, राज बब्बर जी एक सेलिब्रिटी हैं। वो 2 बार राज्यसभा से और लोकसभा से एमपी रह चुके हैं और पीसीसी के अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। उनके लिए ये कहना कि बड़ा नया है, वो आदमी इस तरह का है कि वो नेशनल वाइड कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकते हैं। और उनको लगा पार्टी को कि आज की तारीख में राज बब्बर जी ही यहाँ के लिए एक अच्छे प्रतिनिधि साबित हो सकते हैं। तो उन्होंने एक अवसर दिया है कि राज बब्बर जी, जहाँ उत्तर प्रदेश में आप 2 अलग अलग जगह से चुनाव लड़ते रहे हैं, यहाँ से भी आप चुनाव लड़के देखें। हम चाहते हैं कि आप ये सीट जीत के आएंगे। और उन्होंने भी कहा कि हम ये निश्चित तौर पे सीट जीतने जा रहे हैं। और आपका कितना समर्थन है उनको? हमारा समर्थन तो पार्टी का उम्मीदवार है, हमारा तो निश्चित तौर पे समर्थन पूरा है, क्योंकि गुड़गांव सीट पर आपकी पकड़ काफी ज्यादा है वहां पर भी। हाँ, गुड़गांव में देखिए, मेरा रिश्ता बेसिकली क्या है, मेरा जन्म भिवानी का है और मेरी कर्मस्थली महेंद्रगढ़ है। तो मेरा महेंद्रगढ़ भिवानी से तो एक माँ और मौसी का रिश्ता है, लेकिन मेरा रेजिडेंस गुड़गांव में भी है। और गुड़गांव में जो लोगों से रिश्ता है, उसके नाते से उन लोगों का कहना ये था कि आप गुड़गांव से चुनाव लड़ लीजिए। मैंने ये कहा कि देखिए, मैं मेरी कर्मस्थली और जन्मस्थली से अलग नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं गुड़गांव की बजाय मैं भिवानी और महेंद्रगढ़ को पसंद करूंगा। इसलिए मैं भिवानी महेंद्रगढ़ से एक उम्मीदवार बना दिया पार्टी ने। और फिर राज बब्बर को गुड़गांव ले आए। राज बब्बर को गुड़गांव ले आए जी। जिस दिन आपने अपना नामांकन पत्र भरा है, उसी दिन राहुल गांधी ने भी अपना नामांकन पत्र भरा है रायबरेली से। अमेठी से लोग इंतजार कर रहे थे और फाइनली रायबरेली से उन्होंने नामांकन पत्र भरा है। अक्सर ये कहा जाता है कि लीडर जो है वो ऐसी जगह को चुनता है जो सबसे बड़ी चुनौती के साथ होती है। राहुल गांधी ने अमेठी की जगह रायबरेली को चुना है और आप उस जगह को चुन रहे हैं महेंद्रगढ़ भिवानी, जहां पर पहले से बीजेपी का कैंडिडेट जो है इस वक्त वो पिछले 10 साल से एमपी है। क्या आपको ये बड़ी चुनौती नहीं लग रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जो आदमी सिटिंग एमपी है 10 साल से, लेकिन लोग जब परिणाम देखते हैं 5 साल के बाद,
कि इस आदमी ने 10 साल में किया क्या है। तो उस टाइम पे लोगों के आकलन के बाद ही कोई बात समझ में आती है। मैं कह सकता हूँ कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, जिस तरह की उन्होंने लोगों के सामने ये आश्वासन दिए थे कि हम गरीबी को, बेरोजगारी दूर कर देंगे, महंगाई दूर कर देंगे, काला धन लेके आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन लाएंगे, और साथ में यहाँ तक कि बुलेट ट्रेन लेके आएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और कितने पता नहीं वादे किए। अगर सब बातों की जिक्र करूँ तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन सच्चाई में निराशा के अलावा कुछ नहीं दिया उन्होंने। और ये बात आम आदमी के जहन पर, विशेष तौर पर नौजवानों के दिल और दिमाग पे है। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है इस बात का, क्योंकि हम रोज़ लोगों से जुड़े रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हम कहीं भी भेज दो, हम इस चैलेंज के साथ में इस जो चैलेंज को स्वीकार करेंगे। और बीजेपी की एक कमी रही है कि उन्होंने किया कुछ नहीं, प्रोपगंडा बहुत किया। उनका तो मकसद सिर्फ एक है, राजनीतिक लाभ लेना, और वो देखते हैं कि हर आदमी राजनीतिक प्रोपगंडे में आ जाएगा। हम एक इश्यू लास्ट में ऐसा देंगे जिससे लोग विचलित और भ्रमित हो जाएंगे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। ना तो भ्रमित होंगे लोग, न विचलित होंगे लोग, क्योंकि उनको सच्चाई का पता लग चुका है। और जब सच्चाई का पता किसी आदमी को लग जाता है तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। तो हम ये चैलेंज जो है ना, बड़ी खूबसूरती से स्वीकार किया है, और हम इस चैलेंज को निश्चित तौर पर सफलता के तौर पर ले जाएंगे। इश्यूज तो इस बार आपके पास भी अच्छे खासे हैं। अग्निवीर की बात करें, क्योंकि जिस इलाके से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां जवान और किसान दोनों हैं, और ये दोनों ही बड़े मुद्दे रहे हैं। उसके बावजूद भी पिछली बार भी इस तरह की स्थितियां थी, इस बार तो जवान का भी किस्सा आ गया है। पिछली बार किसान की बात थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है हरियाणा में उस तरह से रिजल्ट नहीं दे पाई थी। इस बार कितना डिफरेंट आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? अब तो उसमें 2 चीजें और जुड़ गई हैं, जवान, किसान, पहलवान और संविधान, ये जुड़ी हुई हैं उससे। आम आदमी इस पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है कि जवान की बात करने वालों ने अग्निवीर दे करके उनके साथ में एक तरह से धोखा किया है। और जहाँ पर किसान की बात आती है, 700 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी, और तब काले कानून वापस हुए। आज तक एमएसपी पूरी नहीं दी गई। जहाँ तक आई पहलवान की, आपने देखा होगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक लेके आते हैं तो उनको लगता है कि चलो फोटो खिंचाए, राष्ट्र का नाम ऊंचा किया। जब उनके साथ में कोई घटना घटती है, उस पर न केवल चुप्पी साधते हैं, बल्कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है सड़कों के ऊपर। इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा। जहाँ तक संविधान की बात आती है, तो आप संविधान समझ सकते हैं कौन सी संवैधानिक संस्थाओं का इन्होंने जो है मान और सम्मान रखा है। आम आदमी समझता है कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने में विश्वास रखते हैं, और निश्चित तौर पे इन सब बातों से बहुत ज़बरदस्त निराशा, बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी, और बहुत ज़बरदस्त सरकार के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। वो निश्चित तौर पे सरकार को हिलाकर और कांग्रेस को सत्ता में बैठाकर काम रुकेगा। क्योंकि अगर आपने बात यहाँ पे पहलवानों की भी की है, तो महिला पहलवानों का मुद्दा अच्छा खासा रहा है। हरियाणा से ये आवाज दिल्ली आई, दिल्ली से पूरे देश में गई और दुनिया में गई। उसके बावजूद अभी बृजभूषण के बेटे को टिकट मिला है। और ऐसी स्थिति में जब आप तो खुद हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन से जुड़े रहे हैं, तो ये स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं, सिचुएशन को, कि बावजूद इसके भी? जी, मैं देखिए, खिलाड़ियों की भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, क्योंकि मैं स्वयं फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हूँ और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का सदस्य रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि जब एक कोई बच्चा खेल और खिलाड़ियों से अपना कैरियर बनाना चाहता है, तो उसको निश्चित तौर पे एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। जिन परिस्थितियों में उन बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसे के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने बच्चों को इस रिस्क के ऊपर छोड़ेगा। ये वाकई में बहुत बड़ी निंदनीय बात है, और ये तो बीजेपी को देखना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहे हैं। उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ये कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, उनको तो सिर्फ राजनीतिक लाभ चाहिए। इसका बहुत बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर भुगतना पड़ेगा। आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन हालांकि आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, आम जनता से सवाल बनता है, लेकिन मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही हूँ कि अग्निवीर के मामले पर आपके पास कितनी शिकायतें लोग की आई, कितनी कंप्लेंट्स आई, किस तरह से आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा लोगों के दिल में घर कर चुका है? बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको।
जी। हरियाणा के अंदर कहा जाता है, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि के बाद अगर कोई आजीविका के लिए सबसे बढ़िया साधन माना जाता था, फौज में जाना माना जाता था, क्योंकि उस टाइम तक ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी ये बहुत कम थी और लोग फौज में जाना ही पसंद करते थे। अब वो फौज का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने 4 साल के लिए अग्निवीर की स्कीम चला दी। हमारे यहाँ रोडों के ऊपर सैकड़ों बच्चे फिजिकल फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हुए नजर आते थे। अब उनसे एक आदमी नजर नहीं आता और अब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों नहीं करते। वो कहते हैं अब किस काम का, 4 साल बाद पता नहीं 75% लोग वापस आ जाएंगे। अब किसके भाग्य में लिखा है वापस आना, तो उसके बाद हमारा क्या होगा। हमारे पास न तो रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन है, न ही कोई रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं, न ही हमें एक्स सर्विसमैन का कोई सर्टिफिकेट है। उसके बाद हम करेंगे क्या। सरकार कोई रोजगार देती नहीं, और जब सरकार रोजगार नहीं देती है तो आप मुझे बताइए उसका भविष्य क्या है। वो क्या करेगा, या तो क्रिमिनल बनेगा, या वो नशे का आदी बनेगा, या ज़्यादा मायूसी के अंदर वो आत्महत्या करेगा। इन परिस्थितियों के अंदर अग्निवीर स्कीम तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि अगर हम सत्ता में आए आपके सहयोग से, जनता से, तो निश्चित तौर पे पहला फैसला हमारा ये होगा कि हम अग्निवीर स्कीम को छोड़ के रेगुलर फौज की जो भर्ती थी उसी को कंटिन्यू करना चाहेंगे। जी, यहाँ पर पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और इन 2 चरणों के चुनाव के बाद, पहले चरण के 11 दिन बाद, दूसरे चरण के 4 दिन बाद, चुनाव आयोग ने अपना डेटा जारी किया, जो कि अभी फाइनल आंकड़े नहीं है, उन्होंने एक डेटा जारी किया है। ये अक्सर हमेशा से जो रिवायत रही है, या ये कहीं जो रूल रहा है लगातार चुनाव आयोग का, कि वो 24 घंटे में या सेम डे इवनिंग तक अपना डेटा जारी करते थे कि कितना प्रतिशत रहा है। अब जो डेटा निकल के आया उसमें कई जगह पर दिखाई दिया कि 6% तक बढ़ गया है। आपको क्या लग रहा है, ये कितना फेयर और क्लैरिटी दिखाई दे रही है आपको इसमें? इसमें बिल्कुल फेयर नहीं है। सच्चाई की बात तो ये है कि शक की तरफ सुई घुमा देता है। जब कोई सरकार डेटाज के बेस के ऊपर पहले ये दिखाया जाता है कि आपकी 48% पोलिंग हुई है और शाम के समय पर उसको 54% कर दिया जाता है, इससे कोई क्या समझेगा। इसका मतलब तो ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। पहले से ही शक की सुई घूम रही है कि ये ईवीएम के अंदर गड़बड़ है। अब आपने दूसरा काम दे दिया कि इसके अंदर आपने जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग उसको भी बढ़ा हुआ दिखा रहे हैं, तो इससे क्या मकसद है। और फिर ये तो 24 घंटे में आ जाता है। आपने 4 दिन 5 दिन या 3 दिन क्यों लगाए, आपके पास तो सब कुछ था। इसलिए निश्चित तौर पे इसकी कार्य प्रणाली गलत है, और अगर ये डेटा किसी देरी से दिए जाते हैं तो शक से दूर नहीं माना जा सकता। तो ऐसे में विपक्ष क्या अपनी कुछ तैयारी कर रहा है कि वक्त से इस बात को टारगेट करे? क्योंकि अगर हम बात करें कुछ दिनों पुरानी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को पर जो शक था उसको पूरी तरह से दरकिनार कर दिया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में, जिसमें कहा गया है कि अगर आपको शक है तो फिर आप खुद प्रत्याशी जो है अपने पैसे से इंजीनियर को लाके चेक करा सकता है। तो क्या आपको लगता है कि लोग, विपक्ष इस बात को लेकर जागरूक है, वो कर सकेगा ये सब कुछ? बिल्कुल विपक्ष जागरूक है, और उनके हर क्षण इस बात पे शक रहता है कि ईवीएम के माध्यम से चुनाव कहीं नहीं जीतने जाए, जनता इनको चुनाव नहीं जिताने जा रही है। अब भी इन्होंने ये जो बात की है, इसमें जो जो प्रभावित लोग हैं कि जिनके यहाँ कम परसेंटेज पोलिंग दिखाई और बाद में बढ़ गई है, वो निश्चित तौर पे कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे और ये जानने का सच्चा प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या है इसके अंदर, और इसका परिणाम भी देखने का पूरा प्रयास करेंगे कि ये देरी हुई तो क्यों हुई, और जब नहीं होनी चाहिए थी तो क्यों की गई। ये निश्चित तौर पर करेंगे, इसमें हमें पूरा शक है। इसके अंदर हमारा प्रयास भी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज का। तो आप नजर रखने वाले हैं पूरे प्रोसेस में, इलेक्शन के दौरान आपके लोग इसके लिए अलर्ट हैं? बिल्कुल 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 अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट। आखिरी सवाल, ये जब धर्मवीर सिंह, जिन्होंने श्रुति चौधरी को अच्छे खासे मार्जिन से हराया था, धर्मवीर सिंह को 2019 में 7 लाख से ज्यादा वोट मिले थे, श्रुति चौधरी 3 लाख भी पूरे नहीं कर पाई थी। एक बड़ी चुनौती है, इसके लिए आप तैयार हैं इस वक्त वहां पर टक्कर देने के लिए? हालांकि जातीय समीकरण जो है, और खास तौर से भूपेंद्र हुड्डा के साथ में आपके अच्छे रिश्ते आपके लिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन वहां क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके धर्मवीर सिंह को कैसे आप टक्कर देने की प्लानिंग सोच रहे हैं? क्योंकि 2 बार से लगातार वो हैं, ये सिर्फ लहर के साथ है या ये अपने खुद की भी इनकी एक अच्छी पकड़ वहां पर है, जिसके चलते आपको लगता है कि कुछ खास बातें ध्यान रखनी पड़ेगी?
नहीं नहीं, ये सब कुछ लहर के साथ है। पहले तो उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, पहला बार में फायदा लिया, दूसरी बार में उन्होंने पुलवामा की वजह से एक जो राष्ट्रवाद का नारा लगा उसका फायदा लिया। वहाँ तो आमतौर पे जब गाँव में जाते हैं वहाँ कहा ये जाता है कि आपने तो ये कहा था कि मुझे थोड़ी वोट दिए थे, आपने तो मोदी जी को दिए थे वोट। यानी मोदी जी के दम के ऊपर उन्होंने चुनाव जीता था और इतने बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। अब मोदी जी का ऐसा नहीं है जो पहले करिश्मे के लोग बात करते थे, क्योंकि 10 साल के अंदर जब आउटपुट आता है तो आदमी उसी के बाद में आकलन करता है कि आउटपुट ठीक था या नहीं था और आगे ठीक होगा या नहीं होगा। जब भविष्य नजर नहीं आया तो अंधकार में कोई नहीं जाना चाहेगा। और मैं गारंटी से कहता हूँ आज कांग्रेस का इतना जबरदस्त माहौल है। मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर रहा, बल्कि समस्त हरियाणा के अंदर हमारी 10 सीटें हैं, जिसमें एक हमने इंडिया ब्लॉक में केजरीवाल को दी है और 9 हमारी कांग्रेस पार्टी की है। हाँ, सुशील गुप्ता को कुरुक्षेत्र से। निश्चित तौर पे हमारा बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। आप स्वयं एक अच्छी जर्नलिस्ट हैं, तो जब रिजल्ट आएगा 4 जून को तो उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो बात कही थी वो बिल्कुल सत्य है। 10 में से कितनी सीटें हरियाणा में आपके पास? 10 में से हमारी, देखिए मैं सच्चाई बात, मैं तो कहूँगा कि 10 की 10 आएंगी, क्योंकि किसी के भाग्य में नहीं लिखा कब कौन सी मतलब उससे भाग्य बदल जाए। ये रोजाना गेम इस तरह का रहता है कि पर हर दिन माहौल बढ़ता और बिगड़ता रहता है। तो मैं लेकिन आज जो माहौल देख के कह सकता हूँ, अब जो लहर एक चल चुकी है वो रुकने वाली नहीं है और कांग्रेस के ही हाथ में 10 की 10 सीटें जाएंगी। थैंक यू सो मच आपका, आपने न्यूज नशा में आज साथ जुड़ के अपने विचार रखे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए। राव दान सिंह जो कि एक धुआंधार नेता है, जमीनी नेता है और लोगों से सालों से जुड़े रहे हैं। 4 बार के वो विधायक रहे हैं और उसके बाद अब वो चुनाव क्षेत्र में है लोकसभा के लिए, संसद जाने के लिए। ऐसी स्थिति में उन्होंने कई खास बातें कही हैं जो कि इस वक्त ये शक पैदा करती हैं कि वाकई में इस बार चुनाव एक बार फिर से कहीं अनफेयर ना हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।